अविवाही तंत्रिकाएं, अपवाही तंत्रिकाएं, पक्का? अफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर, यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? तो अफरेंट फाइबर्स या अविवाही जो तंत्रिकाएं होती वो क्या करती, सूचनाओं को टिश्यू से लेकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाती है क्या? ठीक है। और इफरेंट क्या करती, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो प्रभावित अंग होता है या इफेक्टर जो टिश्यू होता है वहां तक मैसेज लाती है क्या? तो अफरेंट का मतलब क्या होगा, ये कहां से, टिश्यू से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इफरेंट का मतलब सेंट्रल। यहां तक समझ में आया सभी को? अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको मालूम होना चाहिए फिर से, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन? कितने पार्ट में? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम और तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कहाँ काम करेगी? स्केलेटल सिस्टम। कहाँ? ये इसमें क्या होता है, जो इम्पल्स होते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक जाते हैं? स्केलेटल मसल तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से कंकाली पेशियों तक जाती हैं। समझ में आ रहा है सभी को? अब इसके बाद जो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका मतलब क्या होगा? और आपको मालूम होना चाहिए जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये कहीं ना कहीं क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, मतलब इससे ब्रेन का या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायरेक्टली कंट्रोल हो सकता है, लेकिन जो मतलब ये वाला होता है कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल नहीं होता है। समझ में आ रही है? ऑटोमेटिक होती है, इसलिए इसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और ये कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 2 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होगा? कौन कौन से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथेटिक का मतलब होता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र मतलब होता है ये मतलब प्रतिकूल समय में या आपातकालीन स्थिति में डेवलप होता है। समझ में आ रहा है? इसका एग्जांपल अपन अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए आप अचानक रोड में चल रहे हैं, कोई अचानक कुत्ता बिल्ली कुछ भी तुम्हारे पीछे लग जाए तो आपका हार्ट रेट वगैरह, रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें बढ़ने लगेगा। तो वहां कौन डेवलप हो जाएगा, कौन जनरेट होगा? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर हुआ सभी को? और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र कब डेवलप होता है? जब नॉर्मल कंडीशन होता है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अब इसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले सबसे पहले एक छोटा सा जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। क्या बोलेंगे? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का ये डायग्राम है, आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लासेस है और रिवीजन क्लासेस में सारी चीजें बताना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम रिवीजन करेंगे। समझ में आ रहे सभी को? तो देखो न्यूरॉन जो होता है, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इसको किसकी यूनिट बोलेंगे? नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसकी ओरिजिन कहां से होगी? एक्टोडर्म से। कहां से होगी? यहां तक समझ में आ रहा है? अब इसमें सेंट्रियोल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अगर इसमें सेंट्रियोल नहीं होगा तो क्या इसमें सेल डिवीजन होगा? क्या इसमें फिर से रीजनरेशन की प्रॉपर्टी डेवलप हो पाएगी क्या? मतलब इसमें फिर से मतलब नई सेल्स बना पाएगी क्या? नहीं बना पाएगी। इसलिए क्या करते हैं कि लोग, आप जब भी लोग मोटरसाइकिल, बाइक, स्कूटी चलाते हैं तो हमेशा क्या बोलते हैं कि आपको क्या लगा के चलाना चाहिए? हेलमेट लगा के चलाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती, मतलब ब्रेन जो होता है उसको वैसे बहुत कठोर लेयर कवर करती है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है बहुत तेज गति से तो उसमें फिर वो भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना बहुत जरूरी। ठीक, अब इसको आपको मालूम होना चाहिए इस न्यूरॉन को कितने पार्ट में अपन ने डिवाइड किया? कितने पार्ट में? तो सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? साइटॉन। क्या बोलेंगे? या इसको क्या बोलेंगे? सोमा। क्या बोलेंगे? या इसी को बोलते हैं पेरिकैरियन। क्या बोलेंगे? तो ऊपर वाले तारे के समान या स्फेरिकल स्ट्रक्चर को सेल बॉडी बोल सकते हैं, सोमा बोल सकते हैं, पेरिकैरियन बोल सकते हैं क्या? इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलें क्या? ठीक है। अब आपको मालूम होना चाहिए इसमें बड़ी केंद्रक होगी। अरे बड़ी केंद्रक होगी कि नहीं? इसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें निसिल्स के पार्टिकल बोल सकते हैं क्या? इसमें क्या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम होते हैं क्या? आजकल इसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? ठीक है। इसी के साथ साथ में इसमें कुछ विशेष प्रकार की थ्रेड लाइक या फिंगर लाइक पोजीशन होती है, इसको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। क्या बोलेंगे? डेंड्रॉन। क्या बोलेंगे? और ये छोटी छोटी स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? डेंड्राइट। क्या बोलेंगे? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब इसके बाद अपन बात करते हैं नीचे वाला लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, लंबी नलिका में संरचना को क्या बोलेंगे? एक्सॉन।
क्या बोलेंगे? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? अब एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन के अंदर जो लिक्विड होता है उसको कौन सा प्लाज्म बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। कौन सा प्लाज्म? एक्सोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। और जो एक्सॉन होता है ये 2 लेयर के द्वारा कवर रहता है, जो स्वान सेल्स होता है, इसी से माइलिन शीथ का डेवलपमेंट होता है। ये इनसाइड होता है कि आउटर साइड में होता है? अंदर साइड होता है। समझ में आ रहा है सभी को? और बाहर की ओर जो स्थित होता है, जो न्यूरॉन से मिलकर बनी होती है, उसको क्या बोलेंगे? न्यूरिलेमा। क्या बोलेंगे? और जहां दोनों लेयर एब्सेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे? पक्का? और आगे जाके जो एक्सॉन होता है इस प्रकार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इनके जो सिरे होते हैं, मतलब इसको टीलोडेंड्रिया बोल सकते हैं, सिनेप्टिक नोब बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दूसरे तंत्रिका तंत्र के डेंड्राइट से मिलके आपको मालूम होना चाहिए क्या बनाते हैं? सिनेप्स। क्या बनाते हैं? जब दो तंत्रिकाएं आपस में मिलती हैं तो उसको क्या बोलेंगे? सिनेप्स। क्या बोलेंगे? यहां तक समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये रिवीजन क्लास है और यथावत रूप से लेक्चर जारी रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है।